सो स्टूडेंट्स, हम डिस्कस करेंगे अपना नेक्स्ट चैप्टर। आज हम शुरू करेंगे चैप्टर डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। और मैं इस बात को मानता हूं कि बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिन्हें डर लगता है इस चैप्टर से। उन्हें लगता है कितना बड़ा चैप्टर है, कितना कुछ याद करने के लिए इस चैप्टर में, एंड देन स्टूडेंट्स परेशान हो जाते हैं। देखो, बहुत सिंपल तरीके से पढ़ाएंगे इसको और बहुत ही इजी तरीके से एग्जांपल्स को भी आपको याद कराएंगे। आई होप आपको चैप्टर इंटरेस्टिंग लगेगा और उसके साथ साथ आपकी लर्निंग भी बहुत इजी होगी। लेकिन सबसे पहले समझते हैं कि भाई बायोडाइवर्सिटी क्या होती है। डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म कह रहे हैं ना, इतनी डाइवर्सिटी है। ह्यूमन बींग्स तो एक तरीके की स्पीसीज हैं, लेकिन आप देखते हैं डॉग्स भी हैं, कैट्स भी हैं, इंसेक्ट्स तो पता नहीं कितने तरीके के हैं। तो क्या क्वेश्चन उठता है? क्वेश्चन ये उठता है कि हमारी इकोलॉजी में, हमारे एनवायरनमेंट में कितनी ज्यादा बायोडाइवर्सिटी है। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया का भी आपको पता है कि ज्योग्राफिकल रीजन जो है बहुत ही वाइड है। कहीं डेजर्ट है तो कहीं स्नो है हिमालय रीजन पर, या कहीं जो है पेनिनसुलर इंडिया में सी शोर है। तो इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी होने के बाद जब हैबिटेट, जब क्लाइमेटिक कंडीशंस इतने डिफरेंट होंगे तो ऑब्वियसली वहां रहने वाले ऑर्गेनिजम्स की वैरायटी भी बहुत ज्यादा डिफरेंट होगी। लेकिन इस बायोडाइवर्सिटी को समझने से पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि हम इस बायोडाइवर्सिटी को कैटेगराइज कैसे करें, क्योंकि कुछ एनिमल्स हैं तो कुछ प्लांट्स हैं। यह तो आसान है तरीका बताना, लेकिन आप सोचो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स का क्या? वो छोटे से बैक्टीरिया जो एक माइक्रोस्कोप से आपको दिखते हैं उसको किस कैटेगरी में रखेंगे? या फिर आप देखो माइक्रोस्कोपिक बैक्टीरिया से लेकर के कहीं ना कहीं टॉल ट्रीज, 100-100 मीटर के भी पेड़ होते हैं, उनको भी आप देख सकते हो। इसी बायोडाइवर्सिटी में हमें क्या करना है? क्लासिफाई करना है। तो आपका चैप्टर 3 पार्ट में डिवाइडेड है। पहले पार्ट में हम सिर्फ बेसिक्स पढ़ेंगे। बेसिक्स में जो भी आपके जो प्रीवियस इवोल्यूशन हुए या बेसिक टर्मिनोलॉजीज हुई उसको डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे यहां पर जो इसके बाद किंगडम्स हैं। किंगडम्स में आप देखिए जो बड़े बड़े किंगडम हैं वो 2 किंगडम आपकी बुक ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं। सबसे पहला है प्लांट किंगडम और दूसरा है एनिमल किंगडम। ये 2 किंगडम्स को बहुत ही ज्यादा अच्छे से डिटेल में क्लासिफाई करके बताया गया है। लेकिन हमें बैक्टीरिया का किंगडम भी पढ़ना है, हमें अलग अलग 2 किंगडम और हैं, प्रोटिस्टा और फंजाई, उनको भी पढ़ना है। लेकिन चैप्टर में फोकस किया गया है प्लांट किंगडम पर और एनिमल किंगडम पर। और मैं इस बात को मानता हूं कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स जो होते हैं वो इस एनिमल किंगडम में सबसे ज्यादा घबराते हैं। मतलब इतना ज्यादा टाइप, इतनी वैरायटी, इतना याद करना है, सर में दर्द हो जाता है। मैं आपको ईजी ट्रिक्स बताऊंगा और आप इस चैप्टर को ईजिली याद कर पाओगे। तो बायोडाइवर्सिटी मैंने बताई दी है कि भाई प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स है इकोसिस्टम में डिफरेंट ज्योग्राफिकल लोकेशंस पर। तो ऑब्वियसली बायोडाइवर्सिटी बहुत ज्यादा वाइड है हमारे इंडिया में। और बायोडाइवर्सिटी की डेफिनेशन ही ये है कि कितने डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं किसी रीजन में। डाइवर्सिटी का फंक्शन क्या है? डाइवर्सिटी ज्यादा चांस देती है कहीं ना कहीं मोर बैलेंस्ड इकोसिस्टम के बारे में बताती है। देखो, बाकी चैप्टर्स जो आप आगे 10th में भी पढ़ेंगे या कुछ आपने जनरल चैप्टर्स क्लास 8th 7th में भी पढ़े होंगे, यहां पर हम एक टर्म यूज करते हैं फूड चेन। फूड चेन में आपको पता है डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो एक दूसरे को कहीं ना कहीं खाते हैं और एक चेन बनी हुई है ऑर्गेनिजम्स की। तो इस तरीके की जो फूड चेन होती है ये हमारे इकोसिस्टम को बैलेंस करने में भी कहीं ना कहीं रोल प्ले करती है। और जितने ज्यादा ऑर्गेनिजम्स होते हैं उतने ही ज्यादा फूड चेन्स होंगी। तो वो फूड चेन मिलकर के क्या बनाती है? फूड वेब। और ये चीजें ही इकोसिस्टम को बैलेंस रखती हैं। तो जितनी ज्यादा बायोडाइवर्सिटी उतनी ही ज्यादा बैलेंस्ड इकोसिस्टम होता है। नेक्स्ट देखो, अब कुछ टर्म्स डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से। जैसे पहला टर्म है टैक्सोनॉमी। स्टूडेंट्स, टैक्सोनॉमी क्या होता है? टैक्सोनॉमी का मतलब है भाई एक ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है जो डील करती है किसी ऑर्गेनिज्म को आप पकड़ के क्या करते हो? आइडेंटिफाई करते हो। 3 वर्ड लूंगा मैं यहां पर। पहला वर्ड है आइडेंटिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म। आपको आइडेंटिफाई कैसे करा जाएगा? आप ह्यूमन हो भाई, आपके 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, 2 कान हैं, 1 नाक है, 2 आंखें, 1 मुंह है। ऐसे तो बाकी ऑर्गेनिजम्स के भी हो सकते हैं भाई, है ना? तो ऐसे में आपके और भी फीचर्स हैं कि बॉडी पर हेयर है तो आप मैमल हो सकते हो। अगर फीमेल से केस में मेमोरी ग्लैंड्स हैं तो भी मैमल की कैटेगरी में आ सकते हैं। इसके अलावा रिप्रोडक्शन के लिए गैमेट्स बनते हैं तो ऑब्वियसली यहां पर भी आप मैमल कैटेगरी में आ जाते हैं। मतलब उससे जैसे मिले हुए कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। क्या आप उड़ सकते हो? नहीं उड़ सकते। क्या आप बाइपिडल हो? बाइपिडल लोकोमोशन मतलब 2 पैरों पे चलते हो। तो इस तरीके से क्या है, बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स को देखा जाएगा और उन कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर आपको आइडेंटिफाई करा जाएगा
कि आपको कौन से ग्रुप में रखा जा सकता है। आइडेंटिफाई करने के बाद आप क्या करोगे, उसको नाम दोगे। जो भी ऑर्गेनिज्म आपने आइडेंटिफाई किया कि चलो इस मैमल कैटेगरी ग्रुप में रखा जा सकता है, तो उसको क्या करेंगे, हम नॉमेनक्लेचर देंगे। और नॉमेनक्लेचर देने के बाद हम उसे क्या करेंगे, क्लासिफाई करेंगे। क्लासिफाई मतलब अब आपने उसकी प्रॉपर जो भी आपके टेबल है, चार्ट है, लिस्ट है, वहां आपने उसे क्लासिफाई कर दिया कि अब इस कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ ये पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म आइडेंटिफाई होने के बाद, नाम देने के बाद पूरी टेबल में यहां फिट होता है। तो ये तीन चीजें, आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन, जब ये तीनों हम किसी ऑर्गेनिज्म के लिए, किसी नई डिस्कवरी होने वाले ऑर्गेनिज्म के लिए करते हैं, तो उस ब्रांच ऑफ साइंस को हम क्या कहते हैं, टैक्सोनॉमी। तो ये वर्ड आपको समझ में आ गया। अब भाई इसको देने वाले का नाम क्या था। देखो स्टूडेंट्स, जो साइंटिस्ट थे जिनका नाम था कार्लस लिनियस, इन्होंने इसकी शुरुआत की थी कहीं ना कहीं। इन्होंने बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर दिया था। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म को डिफाइन करना है तो उसके दो नाम होंगे, ठीक है। मैं भी समझाऊंगा ये क्या होते हैं। सबसे पहले तो ये बता दूं मैं कि इन्हें फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कहा जाता है। ये एक नंबर का क्वेश्चन बन सकता है कि फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कौन है, तो आंसर होगा कार्लस लिनियस। अब देखो स्टूडेंट्स ध्यान से कि बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर होता क्या है। बाइनोमियल मतलब दो नाम। जब भी किसी ऑर्गेनिज्म को हम लिखने जाते हैं तो उसके दो नाम लिखते हैं हम, ये जनरल है, ठीक है। इसमें पहला नाम जो होता है उसे हम कहते हैं जीनस, और दूसरा जो नाम होता है उसे हम कहते हैं स्पीसीज। मतलब आप कौन सी स्पीसीज को बिलोंग करते हो या उसका बाद आप कौन से जीनस में हो। अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमंस को हम कैसे लिखते हैं पता है, होमो सेपियंस। अब पूरा नाम होगा होमो सेपियंस सेपियंस, तो वो जो है सब स्पीसीज हो जाती है, लेकिन जनरली हम लिखते हैं होमो सेपियंस। और इसको नाम को अलग से अंडरलाइन करते हैं। ऐसा क्यों जरूरी है, ऐसा इसलिए जरूरी है ताकि जब होमो सेपियंस की बात हो तो हम तो अपनी आम लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, भाई आदमी है, औरत है, बॉय है, गर्ल है, इंग्लिश में ये बोल देंगे। लेकिन कितनी सारी लैंग्वेजेस हैं वर्ल्ड में, तो जो भी आपको रिप्रेजेंटेशन करनी है साइंटिफिक कम्युनिटी के सामने किसी पर्टिकुलर स्पीसीज की, किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की, तो उसके साइंटिफिक नेम पर ही आप डिस्कशन करोगे। तो साइंटिफिक नेम ऑफ ह्यूमंस इज, मैं लिख देता हूं यहां पर, ह्यूमंस के केस में साइंटिफिक नेम है होमो सेपियंस। अब एक एग्जांपल और ले लेते हैं। दूसरा एग्जांपल मैं लूंगा मैंगो का। मैंगो, आप मैंगो बोलते हो इंग्लिश में, या हिंदी में आम बोल देते हैं। आम, सोचो इंडिया में कितने तरीके के आम आते हैं, है ना। कुछ तो आम लंगड़े भी होते हैं, लगड़ा आम। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि अलग अलग तरीके के मैंगोज हैं। पूरे वर्ल्ड में जो रिसर्च चल रही है मैंगोज के ऊपर, मैंगो की स्टडी के ऊपर, अगर एक दूर जगह बैठा हुआ साइंटिस्ट किसी दूसरे साइंटिस्ट का पढ़ना चाहता है काम कि उसने क्या किया है, तो वो रेफरेंस देखेगा कि स्पीसीज, कौन से स्पीसीज की बात हो रही है। तो ऐसे केस में साइंटिफिक नेम की इंपॉर्टेंस है। मैंगो के लिए जो साइंटिफिक नेम आता है वो है मैंजीफेरा इंडिका। तो स्टूडेंट्स मैंने क्या काम किया है, मैंने दो अलग अलग नाम लिखे हैं। पहला नाम क्या रिप्रेजेंट करता है, जीनस को। दूसरा नाम क्या रिप्रेजेंट करता है, स्पीसीज को। ये पूरा नाम क्या रिप्रेजेंट करता है, किसी पर्टिकुलर स्पीसीज ऑफ द मैंगो। मैंगो की बहुत सारी स्पीसीज हो सकती हैं, तो जब स्पीसीज अलग अलग होती जाएंगी तो आगे जीनस सेम रहेगा। मैंजीफेरा इंडिका एक स्पीसीज का नाम है, लेकिन और भी स्पीसीज हो सकती हैं। तो स्टूडेंट्स इन्होंने क्या, कार्लस लिनियस ने क्या बताया था यहां पर, कार्लस लिनियस ने यह बताया था कि हमें ये नाम लिखने कैसे हैं। देखो मैं यहां पर ये क्लियरली बताना चाहता हूं। जीनस को हम लिखते हैं कैपिटल लेटर से, तो एच मैंने क्या लिखा है यहां पर, कैपिटल लिखा है, तो कैपिटल लेटर आता है जीनस के लिए। स्पीसीज को हम लिखते हैं स्मॉल लेटर से। देखो मैंने मैंजीफेरा में भी एम कैपिटल लिखा, लेकिन आई जो इंडिका का है वो स्मॉल लिखा। तो ये वो नॉमेनक्लेचर के रूल्स हैं, ये रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं कि किस रूल और रेगुलेशन के हिसाब से नेमिंग होगी। तो पहला नाम होता है वो जीनस रिप्रेजेंट करता है, जीनस का पहला वर्ड कैपिटल होना चाहिए और स्पीसीज का पहला वर्ड स्मॉल लेटर से लिखा जाता है। तीसरा पॉइंट इसमें क्या आता है कि जब भी आप नाम लिखेंगे अपने हाथों से, तो ऐसे में दोनों जीनस और स्पीसीज को क्या करेंगे, अंडरलाइन करेंगे।
यू विल अंडरलाइन देम सेपरेटली। देखिए मैंने एक लाइन नहीं खींची है, सेपरेट अंडरलाइनिंग यहां पर करी है। ये कुछ रूल्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। ये ही आपके बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है जो कार्लस लिनियस ने दिया था, और टेक्सोनॉमी के रिस्पेक्ट में भी उन्हें क्या बोला जाता है, फादर हम उन्हें कहते हैं। ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं स्टूडेंट्स, ये आपको पता होनी चाहिए। अब हम डिस्कस करते हैं कि क्लासिफिकेशन क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय क्लासिफिकेशन? क्लासिफिकेशन के लिए सबसे पहले तो आपको टर्म पता होना चाहिए कि क्लासिफिकेशन वर्ड का मतलब क्या है। इसकी प्रॉपर डेफिनेशन है, ये आपकी एनसीईआरटी में लिखी हुई है। एग्जाम में पूछा जाए तो सिंपल सी लाइन यही लिखकर आनी है कि जब ऑर्गेनाइज किया जाता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स को इनटू ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू द सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, तब हम उसे कहते हैं कि हमने उसे क्या कर दिया, क्लासिफाई कर दिया। तो अगला क्वेश्चन ये बनता है कि फिर कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है? भाई कैरेक्टरिस्टिक बिलोंग करती है एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को। जैसे कि ह्यूमंस रनिंग कर सकते हैं, ह्यूमंस रनिंग कर सकते हैं, लेकिन प्लांट्स कर सकते हैं? प्लांट्स रनिंग नहीं कर सकते। ये कैरेक्टरिस्टिक है। ह्यूमंस की बॉडी पर स्मॉल हेयर होते हैं, तो हेयर ग्रोथ होना ये एक कैरेक्टरिस्टिक है। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? ऐसे ही प्लांट्स की भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि भाई उनमें स्टेम, रूट या लीव्स ऐसे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। रूट्स अलग अलग शेप के हो सकते हैं, अलग अलग तरीके के हो सकते हैं। ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स बताती हैं कि आप बिलोंग करते हो एक पर्टिकुलर ग्रुप को, और जब हम ऐसा करते हैं तो उसे हम कहते हैं ऑर्गेनिज्म को हमने क्या किया है, क्लासिफाई किया है। तो ये दोनों डेफिनेशंस आपको पता होनी चाहिए। और प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन हमें हेल्प करता है कि इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप क्या है। मतलब हम इस तरीके से जब डिबेट करते हैं कि हम बंदरों से आए, मंकीज से ह्यूमंस का इवोल्यूशन हुआ, तो देखो ये तो डिबेट की बात है कि हुआ या नहीं हुआ, लेकिन आप ये सब स्टडी कर पाते हो ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। तो हम ये बोलते हैं भाई प्राइमेट्स कैटेगरी है जहां से हमारा इवोल्यूशन कहीं ना कहीं ह्यूमंस में हुआ है। मेंटोस का तो ऐड भी आता है कि इंसान बनते हुए दिखाते हैं वो गोरिल्ला से, है ना। तो इस तरीके से आपने ये चीजें ऑलरेडी देखी हैं, अपनी जनरल सराउंडिंग में भी देखी होंगी, फोटोग्राफ्स में देखी होंगी। तो इस तरीके की इवोल्यूशनरी हिस्ट्री को भी समझने के लिए क्लासिफिकेशन का यूज किया जाता है। तो आई होप ये तीन चीजें आपको छोटी छोटी आपको पता लग गई हैं। बाकी क्लासिफिकेशन के पीछे की रीजनिंग एग्जैक्टली एग्जाम में आएगी तो क्या जरूरत है मैं बता देता हूं। सबसे पहला पॉइंट है कि टू स्टडी जो भी एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिजम्स हैं उन सबको स्टडी करना। अकेले इंडिविजुअल एक एक ऑर्गेनिज्म को स्टडी करने जाओगे तुम्हारी जिंदगी निकल जाएगी, कोई फायदा है। और तुमने स्टडी कर भी लिया तो आगे वाली जनरेशन क्या बोलोगे, तुम भी स्टडी कर लो, मैं सबको एक साथ पढ़ रहा था, मिलियन बिलियंस ऑफ स्पीसीज है, मैं पढ़ते पढ़ते जो है अब मैं 70-80 साल का हो गया और अब मैं खत्म हो रहा हूं, मैं जा रहा हूं जी। पॉसिबल ही नहीं है। आप ग्रुप को स्टडी कर लो ना, ग्रुप को स्टडी कर लो, खत्म। एग्जाम्पल ले लेते हैं, अगर एक क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं और 50 स्टूडेंट्स में से टीचर को ये डिसाइड करना है कि भाई वो स्टूडेंट्स कौन से हैं जिनके मार्क्स कम आ रहे हैं, मैं उन्हें अलग से पढ़ाऊंगा बिठा करके, तो वो क्या करेगा, टीचर एक एक बच्चे से मार्क्स पूछेगा। इससे अच्छा है वो क्लास में एकदम से बता देगा चिल्ला करके कि भाई 40 मार्क्स से किसके नंबर कम है आउट ऑफ 100, 40 से कम जिसके भी हैं वो हैंड रेज करो, एक ग्रुप बनाओ, तुम सबको एक साथ पढ़ा देंगे। अगर वो टीचर एक एक बच्चे को अलग अलग बैठ के पढ़ाएगा तो ऑब्वियसली इट इज नॉट पॉसिबल। इनफैक्ट पॉसिबल भी होगा तो वो क्लैरिटी नहीं आएगी, वो टाइम वेस्ट होगा। इस तरीके से दूसरा एग्जांपल ले लो कि भाई आप क्लास 9th में हो, आप क्लास 9th में हो ना, एक क्लास है आपकी, एक ग्रुप है। ऐसी क्लास 6 के बच्चे होंगे उनका कोई ग्रुप होगा, या 12th के बच्चे होंगे उनका ग्रुप होगा। स्कूल में जाते हो, अभी तो चलो कोरोना का टाइम चल रहा था, नहीं गए थे बहुत टाइम से, लेकिन जब अब तो स्कूल में आप जाते हो तो जाकर के आप अपनी क्लास में बैठते हो, आपकी क्लास का एक सिलेबस है, आपको कोई चीज स्पेसिफिक पढ़ाई जाती है। स्कूल क्या कभी ये कहता है कि भाई सारे प्लेग्राउंड में आ जाओ और वहां पर सबको एक साथ पढ़ाएंगे, चाहे 12th का बच्चा बैठा हो या 6th क्लास का बच्चा बैठा हो, नॉट पॉसिबल। तो इसी तरीके से इस ग्रुप को भी स्टडी करना, उस ग्रुप को इंडिविजुअली ना देख करके पूरे ग्रुप को पढ़ना, ये ज्यादा आसान है किसी ऑर्गेनिज्म को अकेले देखने से। सो स्टूडेंट्स, ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट कहता है कि भाई ग्रुप में जब ऑर्गेनिजम्स को स्टडी किया जाता है तो वो बहुत इजी है कि उनकी डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स को स्टडी करा जा सके। ये पॉइंट मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, तो सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट, उनकी इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को पता लगाना। तो ऑब्वियसली इवोल्यूशनर ऑफ द लाइफ फॉर्म्स, जो लार्ज एक्सटेंट ऑफ इवोल्यूशन है उन ऑर्गेनिजम्स के बीच में, सो दिस इज थर्ड पॉइंट। इजी पॉइंट्स है, ऑलरेडी डिस्कस। फोर्थ पॉइंट ये कहता है भाई साइंटिफिक नेम वाला, जो मैंने आपको बताया था कि भाई एक साइंटिस्ट दूसरे पर्टिकुलर जो कंट्री का साइंटिस्ट है आपस में कैसे कम्युनिकेट करेंगे, दे विल कम्युनिकेट ऑन द बेसिस ऑफ साइंटिफिक नेम्स,
है ना। तो साइंटिफिक नेम जब दे देते हैं तो यूनिवर्सलाइज कर देते हैं उनके नेम को, और फिर सभी साइंटिफिक कम्युनिटी के लिए वो इजी हो जाएगा अंडरस्टैंड करने के लिए, क्योंकि लोग जो डिफरेंट डिफरेंट वर्ल्ड के हैं वो रिकॉग्नाइज करते हैं ऑर्गेनिजम्स को अपने अपने तरीके से, अपने लोकल वर्ड के हिसाब से, लेकिन फिर वो लोकल वर्ड रहेगा ही नहीं और साइंटिफिक कम्युनिटी के लिए इजी होगा उसको समझना कि किस पर्टिकुलर स्पीसीज के बारे में बात हो रही है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहां तक तो स्टूडेंट्स हमें ये टॉपिक समझ में आ गया है।